तो आइए आप लोग का हम वर्टेक्स स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि सदिशों का जो गुणन होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, और जिन भाइयों का कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो हमें आप सीधे पूछ सकते हैं मैसेज करके। वो भी पूछिए कैसे, तो हम बता रहे हैं। आप फेसबुक पे जाइए, लिखिए वर्टेक्स स्टडी। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। आप फॉलो पे फॉलो कर दीजिएगा और सेंड मैसेज पर मैसेज कर दीजिएगा। तो आपका जो सुझाव होगा या आपका कोई दिक्कत होगा तो उसे हम सलूशन करने की कोशिश करेंगे और आपके सुझाव को जो है अमल करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सदिशों का गुणन साफ साफ लिखा है कि भैया हमें सदिशों का क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है सदिशों का। तो कैसे करना है, देखिए पहले हम एक चीज़ आपको बता दें। वेक्टर का जो फॉर्म होता है, वेक्टर किस फॉर्म के मिलते हैं हमको, क्वेश्चन में या कहीं पे लिखे मिलेंगे तो वेक्टर किस फॉर्म के मिलेंगे। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ये दिया हुआ है तो इस फॉर्म का आपको लिखा मिलेगा। किस फॉर्म का, जैसे यहाँ पे कोई डिजिट होगा, नंबर्स होंगे, तो ये आई प्लस के कैप लगा होता है इस तरह, बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आप यहाँ देखिए, पहले इसको हम बता दें आपको, ये वेक्टर कोई है। ठीक है, ये क्या है, ये लंबकोणीय सदिश हैं अक्षों के अकॉर्डिंग। जैसे ये एक्स एक्सिस के हैं, ये वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के ये। और ये जो है, ये उस पे जो अंतःखंड काटे गए हैं, जो उस पे खंड काटे जाते हैं उस वेक्टर द्वारा, या उस वेक्टर के कम आप कह लीजिए कंपोनेंट होते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, अरे एक्स और एक्स बी और एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो ये इस तरह से वेक्टर को फॉर्म किया जाता है। वेक्टर इस तरह फॉर्म के होते हैं। अब बात कर लेते हैं वेक्टर के गुणन की, वेक्टर को गुणा कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, पहला जो हमारा है पहला किस तरह का गुणा में करने को मिलता है। पहला हमारा इस तरह से मिलता है कि देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मतलब किसी रियल नंबर से या वास्तविक संख्या से हम वेक्टर को गुणा करने के लिए मिलता है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉब्लम जो हमको मिलती है। तो जैसे कि हमने बताया वेक्टर फॉर्म होते हैं, मतलब मान लो n से कोई गुणा करना है हमें, तो यानी कि हमारा पास वेक्टर ये है और इसको किससे गुणा करना है, n से। तो जब इसको n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n वेक्टर ये, मतलब जो हमारा वेक्टर था वो n गुना हो गया। कितने, जब हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, n गुना हो गया। लेकिन उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो वेक्टर a का डायरेक्शन था। जैसे देखो, अभी एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये लिखिए 3i प्लस 2j प्लस 1k। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई वेक्टर a था। अब हमने कहा रियल नंबर कोई ले लो आप, चाहे 2 3 कुछ भी, मान लो 2 ले लेते हैं, यानी इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये हो गया 3 2 जा 6 i प्लस 2 2 जा 4 j 2 1 जा 1। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारा n जो है वो निगेटिव लिया जाए तो क्या होगा। अगर हम n को निगेटिव ले लें तो निगेटिव लेंगे तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये वेक्टर। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस के n और ये वेक्टर। अब यहां से हमें देखने में क्या मिल रहा है कि जो हमारा वेक्टर था हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया, ये n गुना तो हो गया उसके, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन जब हमने बताया था वेक्टर के आगे चिन्ह बदल जाता है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो यहाँ पे वेक्टर की जो दिशा होगी वो विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक है, अब आइए हम दूसरी बात कर लेते हैं।
सदिशों से किसी स्केलर का अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मतलब सदिशों का अगर हम किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास m है, हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा m वेक्टर ये, ठीक है। तो क्या होगा भैया, जो हमारा नया परिणाम हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो कितना होगा, वो उस वेक्टर के और उस जो हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी उसके मल्टीप्लिकेशन के जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका मतलब उसके गुणनफल जो होगा उसके बराबर होगा वो नया सदिश जो बनेगा, और उसकी जो दिशा होगी वो वेक्टर ए की दिशा होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक की। इसमें क्या कहा गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, मतलब किसी सदिश का जब हम सदिश से गुणा करते हैं तब क्या होता है। तो एक चीज समझ लीजिए, जब किसी सदिश का मतलब यानी कि हम सदिश इसको और सदिश बी दो कोई है, जब इनको करते हैं गुणा तो हमारे पास क्या होता है, दो चीजें मिल सकती हैं, या तो इनका जो है प्रोडक्ट स्केलर आ सकता है मतलब अदिश आ सकता है, या इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आ सकता है वेक्टर आ सकता है, नहीं सदिश आ सकता है, ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव हो सकती हैं। अब एक चीज आपको समझने की बात है, जैसे इसके एग्जांपल ले लीजिए, तो एग्जांपल देखिए, बल और विस्थापन क्या होता है, बल और गुणे विस्थापन, ठीक है। अगर क्या हो, बल और विस्थापन क्या होता है, कार्य क्या है, अदिश, ठीक है, अदिश है। लेकिन क्या देखा गया इसमें, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, सदिश का गुणा क्या आ गया, अदिश आ गया नहीं आ गया। लेकिन अगर यही देखा जाए तो एक बलाघूर्ण भी होता है, बलाघूर्ण, ठीक है। तो बलाघूर्ण में क्या होगा, बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, हमारा सदिश रास हो जाएगा। यानी कि क्या हमको देखने को मिल रहा है कि भैया सदिश जो है हमारा, अगर सदिश का सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सदिश और अदिश वाला सिस्टम। जब क्या हो, जब हम सदिशों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ऐसे मान लो और ये बी मान लो, ठीक है, लेकिन इनका जो है प्रोडक्ट डाट आ जाए, मतलब स्केलर क्वांटिटी को ही आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इसका अदिश गुणनफल, अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन बोलेंगे, या उसको हम बोलेंगे डाट प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, डाट प्रोडक्ट। और उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम डॉट से, ये डॉट बी करके लिखेंगे, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब क्या हो, अगर इन्हीं का जो है सदिश आ जाए, मतलब इन्हीं का जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया सदिशों का, अगर हमारे पास सदिश आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो क्या होगा, तो हम उसको बोलेंगे सदिश गुणन, ठीक है, सदिशों का सदिश गुणन। इसको किस तरह से प्रकट करते हैं हम, इसको हम क्रॉस लगाते हैं, क्या लिखते हैं, क्रॉस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं इससे हम। अब बात करते हैं हम आगे, अब सदिशों के हम गुणन के बारे में आगे पढ़ेंगे, अब देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक गुणा के बारे में, अब हम थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। टू प्रोडक्ट जो टू वेक्टर्स जो हमारे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ये हो, ठीक, और कोई वेक्टर बी हो, ठीक है, तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इन दोनों सदिशों के परिणाम, जो इन सदिशों का परिणाम होगा क्या होगा, ए और बी, और उनके बीच बने कोण थीटा का कोसाइन, और तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमें इनका गुणनफल मिल जाता है। यानी कि उन दो सदिशों के परिणामों तथा उनके बीच बने कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि क्या, जैसे हम इसका मापांक ए और इसका क्या हो जाएगा मापांक बी, और इनके बीच मान लो थीटा एंगल पे एक दूसरे से लग रहे हैं, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, हमने बताया कोसाइन यानी कॉस थीटा, ठीक है, उस एंगल का कोसाइन, और इनका जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे हम, ठीक है।
चलिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है। देखिए मान लो हमारे पास वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर कोई बी है, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। अब एक काम कीजिए आप, ठीक है, ये वेक्टर ये है। अब देखिएगा ये हमने जब वियोजन पढ़ा था सदिशों का, तो क्या इसको हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं? एक घटक हमारा ये हो जाएगा और एक घटक ये हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो सकता है, ये बी कॉस थीटा, ठीक है, और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बी कॉस थीटा और ये बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा यहाँ से देखने में क्या पता चला, बी कॉस थीटा क्या है, ये जो सदिश है उसकी दिशा में उस सदिश का क्या है, घटक है। उस जैसे जो हमारा वेक्टर ये था उसकी दिशा में जो बी का घटक है वो कितना है, बी कॉस थीटा। तो हम इसको फिर से एक बार से मॉडिफाई करके इसका परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा अब नया हम परिभाषा अगर बनाएं तो वो क्या बनेगा कि इनके जो एक हमारा जो सदिश होगा उसका परिणाम और दूसरे सदिश का उस सदिश की दिशा में जो घटक होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा हमारा अदिश गुणनफल दो सदिशों का। मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो हमारे पहले सदिश के परिणाम तथा दूसरे सदिश के उस पहले सदिश के दिशा में वियोजित घटक के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के। तो आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अब बात करते हैं वर्क या कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, जिससे हमारा जो किसी बॉडी पे अगर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वो वस्तु जो है विस्थापित हो जाती है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, कार्य होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी था, ठीक, इस पर हमने फोर्स लगाया खींचने के लिए, ठीक। जब इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये यहाँ से मूव कर गई बॉडी और मान लो सपोज कर लो यहाँ पे पहुँच गई। हमने इस पर कितना फोर्स लगाया, एफ, ठीक है। ये मान लो कुछ इसके सरफेस से थीटा एंगल बना रही थी जो जहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। अब इस समय इसको अगर हम क्या करें इसको हम कंपोनेंट को अगर एफ के करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन एफ साइन थीटा क्या हो रहा है, जो इसका ब्लॉक का यहाँ पे जो मास रहा होगा mg वो कार्य कर रहा होगा। मतलब ये इसको जो है मैनेज करेगा एफ साइन थीटा, ठीक है। मतलब मूव कौन करेगा, एफ कॉस थीटा। मतलब फोर्स कितना लगा हमारे पास, केवल मूव करने के लिए। मान लो ये डी डिस्टेंस मूव हुआ तो उसका मेन उत्तरदायित्व कौन रखेगा अपने, उसका जो मेन उत्तरदायित्व होगा किसका होगा, एफ कॉस थीटा का। तो यानी वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू क्यों, क्योंकि भैया वर्क इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य ही तो होता है। तो अब एफ कॉस थीटा ये क्या था, हमारा फोर्स था, विस्थापन कितना हुआ डी। तो इसमें क्या पता चला हमें कि W इक्वल टू क्या है, W है ये किसका, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट है, नहीं है, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि W इक्वल टू एफ इंटू डी, या इसको हम एस भी लिख सकते हैं, एफ एस, यहाँ पे एस कर दीजिए। अरे आपको जो सुविधा लगे कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंबल पहचानने की, ठीक है, एफ एस लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब वर्क क्या है हमारा, एक स्केलर प्रोडक्ट है, किसका, सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बाद में बात कर लेते हैं, जो सदिश गुणनफल हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सदिशों के जो प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करती है, फॉलो करती है या नहीं करती, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। पहला उसमें हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन। तो देखते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं। पहली बात तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, उसके क्रम को चेंज करते हैं हम। अगर मान लो जैसे हमारे पास था ए डॉट बी था, अगर हम बी डॉट ए करके देखें
तो अगर दोनों सेम आता है तो भैया ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अगर नहीं आता तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि हमने क्रम एक दूसरे का चेंज कर दिया है। तो मान लो हमारे पास कोई सदिश वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है और ये थीटा एंगल पे लग रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ये वेक्टर बी। अब अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 360 माइनस ये कोण पूरा, क्योंकि पूरी जो है एक बिंदु जो होता है 360 डिग्री कोण बनाता है। अगर थीटा ये इतना हो गया तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज देखिए, अगर ये जो बी था वो क्या था, जो बी था वो ए के साथ कितने एंगल पे लग रहा था, कितने एंगल पे लग रहा था, थीटा एंगल पे। लेकिन ये बी जो है ये पे कितना लगेगा, 360 माइनस थीटा पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये करके देखें पहले तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये करके देखते हैं बी, ठीक है, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा नहीं कॉस 360 माइनस थीटा। अब आपको पता होगा कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखिएगा ये कॉस, ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, बी ए कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये समीकरण 2। अब आप देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, ए बी कॉस थीटा ए बी है, ए बी कॉस थीटा ए बी है। तो भैया ये दोनों बराबर, तो यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट होते हैं या अदिश गुणनफल होता है जो सदिशों का, वो क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जैसे हमारे पास देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारा होता है नियम का, ये भी पालन करते हैं जो हमारे अदिश गुणनफल होते हैं, जो ये नियम का पालन करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इनका क्या होता है। मतलब जैसे हमारे पास अगर हो ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इस नियम का मतलब है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि ये सदिश जो हमारे होते हैं सदिश का अदिश गुणनफल जो मतलब डॉट प्रोडक्ट होते हैं, इस नियम का पालन करते हैं कि मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये इस नियम का भी पालन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे नियम का जो ये पालन करते हैं। तीसरा हमारे पास है कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक सदिश ये है और एक सदिश ये बी है, एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत हैं, तो इनका जो 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा हमेशा, ठीक। कैसे देखिए, जैसे हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो ये कितना हो जाएंगे, शून्य, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू शून्य, ठीक। अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे पे, अगर वो सीधा परपेंडिकुलर हैं या लंबवत हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, उनका जो अदिश गुणनफल होगा हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या है, चौथा हमारे पास ये है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के परस्पर समांतर हों, मतलब एक दूसरे के समांतर हों, तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा यानी कि डॉट प्रोडक्ट उनका जो होगा वो उन सदिशों के परिणाम के गुणनफल के बराबर होगा। जिससे आपको बताते हैं, देखिएगा, समझिए। जब मान लो हमारे पास सदिश ए है और ये सदिश बी है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कितने डिग्री पे लग रहे हैं, 0 डिग्री पे लग रहे हैं भैया, कोई कोण एक दूसरे से नहीं बना रहे हैं, 0 डिग्री पे समांतर है, मतलब कि एक दूसरे से 0 डिग्री पे कोण लग रहे हैं। तो क्या है, अब देख लेते हैं हम, ये डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो अब यहाँ कॉस थीटा यानी कॉस 0, ए बी
कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ए बी। तो ये क्या पता चला हमें कि जो दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो क्या होगा, उनका जो गुणनफल होगा अदिश गुणनफल वो उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमें ज़्यादा झाम करने की बात नहीं है, सीधा अगर कहीं हमें समांतर दिखे दोनों तो हम सीधा जो उनका परिणाम होगा गुणा करा के रख देंगे और बता देंगे भैया इनका ये अदिश प्रोडक्ट होगा, यानी कि स्क्वायर प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग अदिश गुणनफल बोलते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। अब पांचवां देख लेते हैं, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है। तो देखते हैं, जब किसी सदिश को उसी सदिश के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो अदिश गुणनफल होता है उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझे? देखिए, मान लो हमारे पास वेक्टर ये है, वेक्टर ये, अब इसी को हमें इसी से करना है, मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ भी 0 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे बी की जगह पे हमने क्या रखना है ये, क्योंकि उसी का उसी के साथ करना है, यहाँ पे भी ये, तो ये यहाँ पे भी ये, तो यानी ये, अब ये क्या हुआ कॉस थीटा कॉस 0 यानी 1 हो जाएगा। अब यानी ए यानी कि कितना आगे ये स्क्वायर, मतलब क्या इससे निकला कि अगर किसी सदिश को हम उसी के सदिश के साथ उसका अदिश गुणनफल निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, उस सदिश के परिणाम के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने तक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी इनकी ये है, एकांक तथा लंब कोणीय सदिश के लिए क्या होता है, ये क्या मतलब कि भैया अगर i इंटू आई होगा कहीं पे इनके गुणन करते समय तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर j इंटू जे मिला तो 1 हो जाएगा। अगर कहीं k इंटू के मिल गया, ठीक है, k इंटू के, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब जितने समान होंगे उनका 1 हो जाएगा। अगर यही विपरीत किसी के साथ पड़ गया, मान लो आई हमारा जे के साथ पड़ गया तो भैया 0, अगर जे हमारा के साथ पड़ गया तो 0, ठीक है, अगर हमारा के आई के साथ पड़ गया, मतलब भैया किसी विपरीत के साथ अगर पड़ गए, ये एकांक लंब कोणीय सदिश वेक्टर में हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर के स्क्वायर प्रोडक्ट की बात हो रही है तब उसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर समान पड़ते हैं तो 1, अगर विपरीत हो गए तो भैया 0। ये चीज़ याद रखने वाली, क्योंकि हमें काम आएगा। अब ठीक है, अब आइए इसके आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम सदिशों का जो मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल जो अदिश गुणन करके हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा ये वाली चीज़ें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ये करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मान लो हमारे पास वेक्टर ये जो है वो कितना है 3i + 4j - +0 की, ठीक है, और b हमारे पास क्या है, ये है 12i - 5j और +0 की। अब क्या देखते हैं, मान लो इनका हम कराते हैं ये इंटू b, तो ये क्या हो जाएंगे, यानी कि इनका हो जाएगा 3i + 4j + 0k इंटू 12i - 5j + 0k। अब इनका इनके साथ कराओगे तो इनका इनके साथ करा दो, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब आप i को i के साथ कराओगे तो वो टर्म 1 हो जाएगा, बाकी अगर i का कराओगे तो इसके j के साथ हो जाएगा। तो हमने पहले बताया था जब विपरीत होंगे तो क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो हमें कराने की जरूरत नहीं है, इसका इसके साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मतलब, इससे मतलब है केवल जो हमारा टर्म वैल्यू देगा, ठीक है। तो यानी 3i इंटू 12i, अब इसका सभी से कराएंगे तो कितना होगा 0 0, तो हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं, प्लस लगा देंगे और इसका केवल j के साथ क्या होगा
बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि j इंटू जे 1 होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 4j इंटू माइनस के 5j, और ये 0 के और 0 के कोई मतलब नहीं, 0 लिख लेते हैं साफ साफ। तो ये हो जाएगा 36i² प्लस माइनस क्या हो जाएगा अभी, -20j² प्लस 0। अब हमने बताया था, आप यहाँ देखिएगा i इंटू आई बराबर 1, j इंटू जे बराबर 1, k इंटू के इक्वल टू 1। अब यहाँ i² 1 यानी कि 36 और ये 20, आंसर कितना आ जाएगा, 16 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको जो है वेक्टर का जो अदिश गुणन था बेहतर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को आज इंडअप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर के सदिश गुणन, जो हमारा सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारा लेक्चर देखते रहिए। हम आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला के देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इससे मोटिवेशनल होता है, नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।